संसद में सदस्यता उनकी समाप्त करने के लिए ये पूरी तरह से एक व्यूह रचना की गई। नीरव मोदी और ललित मोदी ये दोनों बैकवर्ड में नहीं आते। स्मृति ईरानी जी तब क्यों नहीं बोलती हैं जब इस देश में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं। बाराबंकी में आज इस प्रेस वार्ता में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी अपने प्रेस के साथियों का हाथ जोड़ कर के अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और मेरे छोटे भाई जो एक बड़ी विरासत लेकर के आज हम लोग के बीच में है, आदरणीय पुनिया जी के बेटे तनुज जी, हमारे प्रवक्ता डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी जिला कांग्रेस कमेटी के और सभी साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं सभी का स्वागत करते हूँ। साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर और अहम विषय पर मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ और मुझे ये सौभाग्य पहले भी मिला है कि बाराबंकी के बहुत ही बुद्धिजीवी पत्रकारों के बीच में आकर के मैं अपनी बात कहूँ। हम सब देख रहे हैं लगातार किस तरह से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबसे इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ तथ्य आपके बीच में रखना चाहती हूँ। जनवरी के महीने में हिंडनबर्ग जो एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि इस दुनिया का जो दूसरा सबसे अमीर आदमी है, अडानी, और इस देश का सबसे अमीर आदमी, इनकी कंपनी में लगभग 20,000 करोड़ के निवेश पाए जाते हैं, जो कि शेल कंपनियों द्वारा उनका निवेश होता है। अचानक से हम सब ने देखा किस तरह से जो इनके शेयर्स थे इस कंपनी के, इन कंपनियों के, वो क्रैश करते हैं। उस क्रैश करने के बाद एक अर्थव्यवस्था में एक अजीब सी हलचल पैदा होती है। पूरी इकॉनमी देश की, क्योंकि बड़ा बजट था, वो इकॉनमी लगभग चरमरा सी जाती है। जब इन सवालों का जवाब जनवरी से लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी या और भी विपक्ष दल के लोग पूछते रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात का जवाब देने के बजाय वो लगातार अडानी जी का बचाव करते हुए नजर आए। क्या वजह है, इसका खुलासा करना आवश्यक था, जिम्मेदारी थी एक विपक्ष होने के नाते। और ये एक तानाशाही रवैया हमने देखा है, इतिहास में पढ़ा है। इस दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह पैदा हुए, मुसोलिनी, हिटलर, गद्दाफी जैसे तानाशाह हुए। इन तानाशाहों का दो तरह से काम करने का तरीका था। पहला तरीका ये था कि अपने खिलाफ जो भी व्यक्ति कोई आवाज उठाए, कोई सवाल पूछे, तो उसकी आवाज को बंद कर दो। और दूसरा तरीका ये था कि अगर विरोधी या विपक्ष आपसे सवाल पूछे तो उसको मजबूर कर दो कि वो आपसे सवाल पूछने के योग्य ही ना रहे। और इसी क्रम में मैं आपको कुछ क्रोनोलॉजी बताना चाहती हूँ। जब इन सवालों को लेकर के राहुल गांधी जी ने, जो इस हमारी कांग्रेस पार्टी के
पूर्व अध्यक्ष भी हैं, माननीय सांसद भी हैं और एक जिम्मेदार राजनेता के रूप में विपक्ष दल के उन्होंने 7 फरवरी को देश के सर्वोच्च सदन में, लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल था उनका कि आखिर ये जो 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों के माध्यम से आए हैं अडानी जी के कंपनी में, ये पैसा किसका है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा अडानी जी से माननीय मोदी जी का क्या रिश्ता है, और क्यों पूछा ये जानना जरूरी है, क्योंकि लगातार चाहे ऑस्ट्रेलिया का दौरा रहा हो, विदेश के कई दौरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अडानी जी के लग्जरी हवाई जहाज में बैठ करके किए हैं। ये सारे साक्ष्य माननीय राहुल गांधी जी ने सदन में पेश किए। एक फोटो भी दिखाई जिसमें इस देश की भारतीय स्टेट बैंक, जो सबसे बड़ा बैंक है इस देश का, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो हमारी, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और अडानी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो एक साथ ऑस्ट्रेलिया में नजर आती है। और जैसे ही स्टेट बैंक के चेयरमैन और अडानी जी और मोदी जी वापस ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, उसी के साथ 1 बिलियन का ऋण स्वीकृत करती है स्टेट बैंक। और सारे तथ्य राहुल जी ने सबूतों के साथ पेश किए, कोई हवा में बात नहीं करी। राहुल जी ने दूसरा सवाल पूछा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में अडानी जी की कंपनी से कितना चंदा लिया। ये जो 3 अहम सवाल पूछे अडानी जी से राहुल जी ने, इसका कोई जवाब सदन में प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया, और उल्टा पूरी सरकार और प्रधानमंत्री खुद बचाव करते नजर आए अडानी जी का। अब मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताती हूँ, आपको आश्चर्य होगा, आप सब बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी भाषण में राहुल जी ने अपने भाषण में नीरव मोदी और ललित मोदी पर सवाल उठाए और कहा कि आखिर क्या वजह है कि जो लोग इस देश का गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर के भाग गए, जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, उनके नाम के आगे मोदी क्यों लगा है। 16 अप्रैल को 2019 को विधायक, बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी, जिनके पहले नाम था पूर्णेश बूथवाला, ये हम सब जानते हैं कि मोदी कोई सरनेम नहीं है गुजरात में। सैयद मोदी थे, लखनऊ में बैडमिंटन के प्लेयर थे, वो भी मोदी लिखते थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। वहाँ पे एक विशेष व्यवसाय करने वालों का नाम वो मोदी लिखते हैं, कोई जात से संबंध नहीं है इसका, ये स्पष्ट कर दूंगा। उन्होंने शिकायत दर्ज करी 16 अप्रैल को। अब 7 मार्च को, इसको गंभीरता से सुनिएगा, जो वादी है शिकायत का, जिसने ये शिकायत लिखी कि उन्होंने अपने एक समुदाय विशेष को के ऊपर चोर होने का आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, जो वादी है, मुख्य वादी है, वो व्यक्ति खुद हाईकोर्ट जाता है, गुजरात हाईकोर्ट, 7 मार्च 2022 को, और अपने ही जो उसकी पिटीशन उस पर वो स्टे ले लेता है। ये दृष्टांत मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आज तक कभी नहीं हुआ कि वादी खुद जाए और स्टे ले ले अपने ही मुकदमे में। बहरहाल उन्होंने लिया। अब आगे की बात जो है उसको वो और गंभीर है। 7 फरवरी 2023 को संसद में राहुल जी माननीय प्रधानमंत्री जी से अडानी जी के बारे में 3 सवाल करते हैं।
सवाल करने के बाद उनके क्या रिश्ते हैं, मैंने सवाल तीनों आपको विस्तार से बता दिए। कोई सरकार का जवाब नहीं आता है। पर 18 फरवरी को 2023 को जो मुख्यवादी जिन्होंने स्टे ले रखा था हाईकोर्ट से, वो पुनः हाईकोर्ट जाते हैं और अपना स्टे वापस ले लेते हैं। तब ये ऐसा दृष्टांत है जो शायद कहीं आपको नहीं मिलेगा। 16 फरवरी को जब ये शिकायत अपना अनुरोध वापस लेते हैं स्टे का, 27 फरवरी को निचली अदालत में सूरत की जो मामला चल रहा था, पेंडिंग था 2019 से, उसकी सुनवाई शुरू हो जाती है 27 फरवरी को। और आप देखिए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह बड़े बड़े मामले लंबित हैं, पर इस मामले में 27 फरवरी से सुनवाई शुरू होती है और 17 मार्च को 2023 को ये सुनवाई समाप्त होती है और कोर्ट अपना ऑर्डर आरक्षित कर लेता है। 23 मार्च को कोर्ट अपना जजमेंट प्रोनाउंस करता है और राहुल गांधी जी को दोषी ठहराता है। अब मैं एक बात पे आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहती हूँ। जब कभी भी सेंटेंस और कन्विक्शन दो अलग अलग, एक आईपीसी से गवर्न होता है और एक सीआरपीसी का पार्ट है। जब सेंटेंस कन्विक्शन आपने मान लिया, पर जब आप सेंटेंस प्रोनाउंस करते हैं तब आप आदमी की पृष्ठभूमि भी देखते हैं। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिनकी परबाबा पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आज ये देश जहां सुई नहीं बनती थी, अगर मंगलयान पर पहुंचा है मंगल पर, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच थी, उनके साथ उनका विजन था। उनकी दादी कौन थी? स्वर्गीय इंदिरा गांधी, इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और वो प्रधानमंत्री जिसने इस देश में आतंकवाद से लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर किए थे, घुटने नहीं टेके थे किसी के सामने। वो प्रधानमंत्री जिसने 17 दिनों के अंदर, दुनिया तो भूगोल इतिहास बदल देती है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वो थी जिन्होंने इस दुनिया का भूगोल बदल दिया था, बांग्लादेश बना करके। राहुल गांधी के पिता कौन थे? आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी, इस देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस देश को एक संचार क्रांति से सींचा था, जिसके हम सब गवाह हैं। और राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने अपने परिवार के दो अनमोल लोगों को खोया, पर इस देश की सेवा करते रहे एक सांसद होने के रूप में, जिसके ऊपर कोई आज तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है जिसका। उसको सेंटेंस कितना दिया जाता है? मैक्सिमम सेंटेंस इस केस में 2 साल का था और 2 साल का मैक्सिमम कन्विक्शन राहुल जी को दिया जाता है। ये भी इतिहास में, इस देश के आज़ादी के इतिहास के बाद से लेके आज तक पहला ऐसा उदाहरण है जहाँ पे एक राजनीतिक मामले में किसी को मैक्सिमम कन्विक्शन दिया गया। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, बांदा के एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर रेल रोकने का, पुलिस के साथ मारपीट करने का, कई गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे थे। नाम आप चाहें तो लिख लें, आर.के. सिंह पटेल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद हैं। इनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे थे और इनको जो कन्विक्शन हुआ MP MLA कोर्ट से, वो मैक्सिमम 1 ईयर का कन्विक्शन है। और ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं
कि 2 साल के कन्विक्शन के बाद राहुल जी चुनाव लड़ने में असमर्थ होंगे, ऐसा हमारे संविधान में प्रोविजन है। तो क्या सीधा सीधा ये द्वेष से जुड़ा हुआ मामला नहीं लगता? क्या एक डोरमेंट केस को फिर से रिवाइव करके सरकार ने जो ये पूरा स्वांग रचा, ये राहुल जी को चुनाव ना लड़ने के लिए, संसद में सदस्यता उनकी समाप्त करने के लिए, ये पूरी तरह से एक व्यूह रचना की गई। मैं आप सबसे ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि सारा बहुत लगातार आप लोग भी इसको फॉलो कर रहे होंगे। एक सवाल और उठता है, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी वरिष्ठ मंत्री उत्तर प्रदेश में हमारे अमेठी से जो सांसद हैं, मुझे उनका मैं 2 दिन पहले उनका टीवी पे मैं एक प्रेस वार्ता में बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने कहा कि ओबीसीज का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने। मैं पूछना चाहती हूँ, पहली बात कि मोदी शब्द मैंने बता दिया कि वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, किसी जात से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। और जो दोनों व्यक्ति नीरव मोदी और ललित मोदी, ये दोनों बैकवर्ड में नहीं आते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से नहीं है। और उसके साथ साथ क्या किसी अपराधी की जात या धर्म होता है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। अपराधी अपराधी होता है, इससे क्या इनकार किया जा सकता है कि ललित मोदी ने, नीरव मोदी ने इस देश की गाढ़ी कमाई का पैसा साइफन ऑफ किया है इस देश के बाहर? और अगर ये सच नहीं है तो लगातार सरकार क्यों उनको वापस लाने के लिए, विदेश से उनको उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए क्यों लगातार लगी है? क्यों इंटरपोल से बात कर रही है कि उनको वापस देश में ला करके उन पर मुकदमा चलाया जाए? क्या सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि वो अपराधी हैं? और अगर वो अपराधी हैं तो चाहे वो किसी जात या किसी धर्म के हों, इस देश का संविधान ये कहता है कि अपराधी अपराधी होता है, ना उसकी जात होती है ना धर्म होता है। अब मैं एक बात सवाल और पूछना चाहती हूँ कि बैकवर्ड की, ओबीसी की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। स्मृति ईरानी जी तब क्यों नहीं बोलती हैं जब इस देश में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं? आप गूगल करिए स्मृति ईरानी जी को, पहली फोटो आएगी कि उस सिलेंडर को पकड़े बैठी है सड़क पे, जब कांग्रेस के ज़माने में 400 रुपये का सिलेंडर हुआ। तब स्मृति, हमने इस बीच में देखा है कि उनके ऊपर किस तरह से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के से दबाव डाला गया। बहुत से वरिष्ठ नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, पर जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया गया, क्योंकि उनको लगा कि ये सारे विपक्षी दल एक ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया। और यही वजह है कि आज आप देखिए, जब राहुल जी की सदस्यता समाप्त हुई और हमने आह्वान किया सारे विपक्षी दल, क्योंकि ये असंवैधानिक है जिस तरह से। और एक चीज़ मैं और जोड़ दूंगी कि इधर उनकी सदस्यता समाप्त करने का डिसीजन आता है और 24 घंटे भी नहीं लगते हैं स्पीकर को, और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। क्या ये सब प्लान था? बिल्कुल था, राहुल जी की आवाज़ को दबाने के लिए, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे अडानी जी और प्रधानमंत्री जी के रिश्ते को दबाने के लिए। अगर प्री प्लान था तो कहीं ना कहीं जो है, जो आप नहीं कह रही हैं, या राजनीति में इसका दुरुपयोग हो रहा है? लगातार दुरुपयोग सरकार किस बात का नहीं कर रही है? संवैधानिक ढांचों का